वेलकम बैक टू फिनिक्स इंग्लिश क्लासेस। आज फिर से हम ग्रामर का एक टॉपिक लेने वाले हैं और ये टॉपिक है नरेशन। नरेशन शब्द नैरेटिव से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कथन, वक्तव्य या स्टेटमेंट। इंग्लिश ग्रामर में हम इसका प्रयोग वाक्यों के अर्थ को बेहतर तरीके से समझने के लिए और अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उनकी बेहतर अभिव्यक्ति करने के लिए सीखते हैं। साधारणतया लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, बट द रियल नेम इज नरेशन एंड दिस नरेशन मीन्स स्टेटमेंट और द सेंटेंस दैट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है नरेशन। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन and the second one is indirect narration. जो अक्सर स्टूडेंट समझ लेते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं, it is prescribed in UP board as well as in CBSE board also. In all the state boards, if you are studying grammar, you have to study this narration, and it is of two types, direct and indirect. And generally we say direct indirect. That is all wrong. This is direct narration and indirect narration. The real topic is narration. This is the first topic in grammar if you are a senior secondary student in state board, in UP board. In CBSE board there is no scope for all these things, yet it is asked in many other ways. नरेशन दो तरह की होती है, एक को डायरेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं वो समझ सकते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन, कथन, वक्तव्य। इट इज मेड अप ऑफ नरेटिव विच मीन्स कथा, स्टोरी। स्मॉल sentences make a paragraph and a number of paragraphs make a story that is called narrative. उसी narrative से बना है narration, यानी a single unit of a narrative is called narration and it can be of two types. जब कोई भी बात आपको कहनी है, narrate करनी है, तो आप उसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास डायरेक्ट नरेशन का और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन का। तो ये हम इसको समझने की कोशिश करें। डायरेक्ट नरेशन इज प्रत्यक्ष कथन, एंड इनडायरेक्ट नरेशन इज अप्रत्यक्ष या आप कह सकते हैं परोक्ष कथन। दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसको समझने की कोशिश करें कि डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कथन क्या है और इनडायरेक्ट या परोक्ष कथन क्या है। उसके बाद इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे एंड वी विल कम टू नो हाउ कैन वी नरेट अ सिंगल स्टेटमेंट इन टू वेज। वन इज द डायरेक्ट नरेशन एंड द अदर इज इनडायरेक्ट नरेशन। इन अ डायरेक्ट नरेशन देयर इज अ रिपोर्टर। The reporter repeats the statement of the speaker word by word. Means in a direct narration there is a reporter. He is not the speaker, he is only the reporter. इसने बात को कहा नहीं है, ये सिर्फ किसी की कही बात को दोहरा रहा है। He is only repeating, he repeats. The reporter repeats the statement. Sorry, this is a statement.
The reporter repeats the statement of the speaker, the one who has really spoken that statement, the one who has really given that statement. That sentence is spoken by the person who was the real speaker. तो उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को, स्पीकर जिसको कहेंगे, स्पीकर के स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड दोहराता है। सपोज मैंने कुछ कहा और आप रिपोर्टर हैं, आप सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब आपने इस बात को सुना और आप किसी तीसरे व्यक्ति से जाके बताना चाहते हैं, तो एक तरीका क्या होगा, आपने कहा वह कल विद्यालय जाएगा। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन, क्योंकि आपने मेरी बात कही तो, लेकिन शब्दों को दोहराया नहीं। और दूसरा आप कहेंगे वह कह रहा था कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा। आई सेड मैं कल विद्यालय जाऊंगा, और उसी ही शब्दों का इस्तेमाल आपने कर दिया बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। देन यू आर द रिपोर्टर, आई एम द स्पीकर, एंड द थर्ड पर्सन इज लिसनर, एंड द लिसनर कैन हैव द वर्डिंग्स ऑफ द रियल स्पीकर इन टू वेज। One, repeating my words, I will go to school, and the other, he would go to school. That is the difference between direct and indirect narration, but the meaning never changes. दोनों ही तरह से कभी भी अर्थ या आशय परिवर्तित नहीं होता, भाव को हम बदल नहीं सकते। The first thing is direct narration. The reporter reports the statement of the speaker word by word, and in indirect narration, there is also repetition, but it is not the repetition of words, it is only the repetition of ideas. The reporter reports the statement without repeating the words of the speaker. यहां पर भी रिपोर्टर है और ये रिपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को। द स्टेटमेंट इज ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर रहा है बिना उसके शब्दों को दोहराए हुए। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन, यानी आपने उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया जो स्पीकर ने कहा था, जो स्पीकर बोल रहा था। और यहां पर आपने स्पीकर के शब्दों को दोहराने के बजाय उसके भाव को व्यक्त कर दिया, उसके अर्थ को बता दिया, और आपने उन्हीं शब्दों को नहीं दोहराया, बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेकर देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इफ यू हैव टू रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन, then you will write it like this. He says, he says. He says means he is the real speaker. And who says this? He says, who is reporting? The reporter who never comes in the statement. The reporter is never present there in the statement. He is only repeating the words, or he is only narrating the words. He is only trying to convey the meaning of the speaker. He says, I shall go to school tomorrow. He says, I shall go to school tomorrow. The meaning is very clear. He says, he is the real speaker, and what he has said, I shall go to school tomorrow. अर्थ ये है, उसने कहा। वह कौन है? वह है स्पीकर। I shall go to school tomorrow is the real words that he had spoken. ये वही शब्द है जिसमें इसने स्टेटमेंट दी थी। उन्हीं शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में, यानी
स्टेटमेंट मार्क के बीच में रख दिया गया, यानी दीज वर द वेरी वर्ड्स ही हैड सेड। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन का एक तरीका। इस हिस्से में इस तरह के नरेशन में दो बड़े हिस्से देखने मिलते हैं आपको। एक हिस्सा ऐसा है जो एकदम मुक्त रूप में लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं, और दूसरा हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये बंधा हुआ है। दिस इज द स्टेटमेंट, इट हैज टू पार्ट्स। वन पार्ट इज रिटन फ्रीली, द अदर पार्ट हैज बीन कन्फाइंड इनटू कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। इन दोनों के अलग अलग नाम है। द फर्स्ट वन, द फ्री वन, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ये हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। एंड दिस वन इज कॉल्ड reported speech. Reporting speech and reported speech. There is the word speech. Speech can be changed with some other words. Reporting statement, reporting speech, reporting sentence. Speech can be said sentence, speech or statement. तो ये reporting statement है और ये reported statement. Reporting का मतलब the one who has said. Reported means what has been said. जो कुछ भी कहा गया वो रिपोर्टेड हो गया, और जो कह रहा था जिसने स्टेटमेंट को इश्यू किया, दैट इज रिपोर्टिंग। तो देयर आर टू पार्ट। इफ वी कंसीडर इट ओनली वन, दैट इज रियली देयर। इफ वी कंसीडर इट ओनली वन, दैट इज वी कैन से रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन। इट इज consisting of two parts, reporting part and reported part. Whatever you want to say, you can say. आप इसको reported speech कहिए, इसको reporting speech कहिए, इसको reporting part कहिए, इसको reported part कहिए, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है रिपोर्टिंग कर रहा है और दूसरा रिपोर्टेड हिस्सा है। और ध्यान से देखें तो ये दोनों ही हिस्से दो कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज नॉट वन सेंटेंस, दे आर टू सेंटेंसेस पुट टुगेदर। फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेज, वो कहता है, एंड द सेकंड पार्ट इज आई शेल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग थे, उनको साथ में रखा गया है और बन गई है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और उसके दो हिस्से हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट अबाउट डायरेक्ट रिपोर्टिंग इज वेरी क्लियर। दिस इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग। अब हम देखते हैं कि इसी बात को हमें इनडायरेक्ट रूप में कहना है, यानी परोक्ष कथन के रूप में लिखना है या बोलना है, तो हम क्या कहेंगे? द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ये एग्जाम्पल आपकी बहुत मदद करने वाला है। जहां कहीं भी कभी भी आप फंसेंगे किसी भी नियम में, ये अकेला एग्जाम्पल आपकी पूरी मदद कर देगा। इट इज सो स्ट्रॉन्ग अ सेंटेंस। ये जानबूझ के लिया गया है सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि इसको बस ऐसे उठा लिया गया और आपके सामने नरेट कर दिया गया बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज यूनिक एग्जाम्पल जो आपको उन जगहों पे मदद करने वाला है जहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते समय आपको फंसना ही है। You will soon get puzzled what to do, what not to do. That will solve your all the problems regarding direct and indirect narration. So it is my humble advice not to forget this sentence. If you want to study it well and you want to become a master of narration, then you have to learn this out. He says, I shall go to school tomorrow. The meaning is very clear. वो कहता है मैं कल विद्यालय जाऊंगा।
ध्यान देना यहाँ पे मीनिंग, वी आर स्टडिंग दिस पार्ट ऑफ ग्रामर फॉर द बेटर कॉम्प्रिहेंशन, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ sentences according to meaning. Go back to my other videos and try to understand what I am saying. Otherwise it will be very difficult, almost futile for you to try to understand anything if you don't know what is the type of sentence according to meaning. If you have that thing in mind, it's okay. If you have not watched the videos, you have to see the previous videos in which I have defined the types of sentences according to meaning, according to structure and according to syntax. And we have taken the sentences according to meaning and we are trying to go on with that. तो आप लोगों को पहली वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से सीखना है तो he says I shall go to school tomorrow. एक बार डायग्नोज करते हैं सेंटेंस को. सिंपल सेंटेंस, all can understand who have already taken the previous videos. He says, simple sentence. I shall go to school, simple sentence. Shall go, single finite verb. Shays, single finite verb. The sentence showing its complete meaning is called to be a sentence. If there is a simple finite verb, it is simple sentence. There is single finite verb, it is single sentence. It means single sentence, single sentence. You can also say simple sentence, simple sentence. Simple sentence and simple sentence. Two sentences are put here. Now, what has happened when we have changed it into indirect? See what has happened. He says that he will go to school tomorrow. मीनिंग को देखें, यहां मीनिंग समझ में आई. अकॉर्डिंग टू मीनिंग ही हम समझ रहे हैं. वो कहता है मैं कल विद्यालय जाऊंगा. उसने अपना फ्यूचर प्लान बताया. मीनिंग पे ही ध्यान रखना है बस. और रिपोर्टर ने क्या रिपोर्ट किया? थर्ड पर्सन को. द स्पीकर स्पीक्स समथिंग, द रिपोर्टर रिपोर्ट समथिंग. नाउ द रिपोर्टर इज गोइंग टू रिपोर्ट समथिंग इन इनडायरेक्ट फॉर्म. He says, वो कहता है कि, he is not repeating the words, he is now only repeating the meaning of the sentence. वो कहता है कि वह कल विद्यालय जाएगा. See what tremendous change has come, but there is no change in meaning. That there was no that in the previous sentence. It has come. He, it has come in place of I. Will in place of shall. These are the things that may get changed. Mark the words. I'm saying that may get changed, not necessarily to be changed. बदल सकते हैं, बदलेंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा. According to the demand of the meaning, according to the demand of the grammar of the sentence that is written. जैसी डिमांड होगी उस सेंटेंस की जो लिखा हुआ है, जो दो भाग में बटा है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. जैसी डिमांड होगी, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड वी विल मेक चेंजेस इन दीज मेनी पार्ट्स. ये सिर्फ एक उदाहरण है. हमने उदाहरण लिया एक डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, इसके कितने हिस्से होते हैं. वन इज द रिपोर्टिंग स्पीच, अदर इज द रिपोर्टेड स्पीच. द रिपोर्टिंग स्पीच हैज इट्स ओन टेंस. दिस टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. This one has future indefinite tense. We change it into indirect sentence. Indirect sentence is written in the same way almost. This part is present indefinite like this one, and this one is also future indefinite, but there are certain changes that have been made. Another change has been made. You can mark it if you have seen the previous video. See, this is simple sentence, no doubt. This is also simple sentence, no doubt. They are put together, there is no doubt. But what has happened here? These two simple sentences have become a single complex sentence when we change it from direct to indirect. See, this is complex sentence. वो कहता है कि, this is conjunction. There was no conjunction, they were written separately, the simple sentences, but there is a conjunction. Conjunction आ गया तो उसने जोड़ दिया. Conjunction means adhesive, glue, not gum. He says that he will go to school tomorrow. That is the conjunction. It joins two sentences together. तो जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ गए तो this has become a single sentence. There was a separator and it was separating these two sentences.
but there is no separator. Now this is only a single sentence. Let's start counting the finite verbs. Says is a finite verb and will go is another finite verb. If there are two finite verbs in a single sentence, it can never be simple sentence. So we found two simple sentences and we made one complex sentence. See how it is complex? He says, principal class. जैसे यहां पे अपनी पूरी मीनिंग बता रहा था, अभी भी यहां पे अपनी पूरी मीनिंग बता रहा है. इट इज नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन एक पार्ट है सेंटेंस का, तो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लास. दैट ही विल गो टू स्कूल टुमारो, कि वह कल विद्यालय जाएगा. क्लियर? इसको छोड़ दें कि वह कल विद्यालय जाएगा. मीनिंग अपूर्ण है, पता नहीं चल रहा है कि वह कल विद्यालय जाएगा. इतना आप कहेंगे तो लगेगा अभी नहीं, आगे कुछ ये बोलने वाले हैं, भी और बोलेंगे, बिकॉज द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड येट. या आपको लगेगा नहीं शायद मैं मिस कर गए, पहले कुछ कह चुके. लेकिन जब हम इस प्रिंसिपल क्लास के साथ इसको बोलते हैं तो कहीं कोई अपूर्णता नहीं है. वो कहता है कि वो कल विद्यालय जाएगा. द सेंटेंस इज वेरीफाइंग इट्स मीनिंग टू द फुल. दैट ही विल गो टू स्कूल टुमारो इनकम्प्लीट है, लेकिन इसके साथ जुड़ने पर कंप्लीट हो जा रहा है. यानी ये प्रिंसिपल क्लास है और ये इसके ऊपर आश्रित क्लास है. आश्रित क्लास जैसे ही आई, जैसे ही एक डिपेंडेंट क्लास मिली, या हम जिसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, अ प्रिंसिपल क्लास प्लस अ सबऑर्डिनेट क्लास मेक्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दो चेंजेस हम बना रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और साथ में बन क्या रहा है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स. तो वी आर मेकिंग टू चेंजेस टुगेदर. बड़े ध्यान से पढ़ना है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टूल है नरेशन का, जिसके जरिए हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं और बहुत तरह की मीनिंग को हम वेरीफाई कर लेते हैं. बहुत तरह की मीनिंग्स को जो बड़ी मुश्किल हो जाती है कहना या समझना, उसको ये आसान कर देता है. दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड व्हाई वी study such kind of things that we call narration in grammar. I hope these two parts of narration is very clear to you. दोनों हिस्से एकदम क्लियर हो गए सबको. नरेशन क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है. किससे बना है? नैरेटिव से बना. नैरेटिव का मतलब क्या होता है? कहानी, कथा. तो नरेशन का अर्थ क्या हुआ? कथन. कथा से बना कथन. कथन यानी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट यानी सिंगल सेंटेंस. स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट we make, we create, we write, we understand paragraph, and paragraph by paragraph we proceed on to make a story. नरेशन यानी कथन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो भाग में होता है, यानी नरेशन दो तरह से हो सकती है. डायरेक्ट नरेशन भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन भी, और इसको आपस में इंटरचेंज करके हम इसके अलग अलग हिस्सों को सीखते हैं in order to understand the statements, the sentences, the speeches clearly. डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें रिपोर्टर रिपीट करता है स्टेटमेंट को, जो स्पीकर है उसके स्टेटमेंट को रिपीट करता है वर्ड बाय वर्ड विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन एनी ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर. जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टर रिपोर्ट करता है स्टेटमेंट को बिना वर्ड्स को रिपीट किए हुए. बिना वर्ड्स को रिपीट किए मतलब रिपीटेशन यहां पे भी शब्दों को नहीं दोहराएगा, सिर्फ अर्थ को बताएगा. भाव को दोहराना इनडायरेक्ट नरेशन है और शब्दों को दोहराना डायरेक्ट नरेशन है. यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, ही सेज आई शैल गो टू स्कूल टुमारो. ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. आप इसको रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट और रिपोर्टेड स्टेटमेंट कह सकते हैं. और जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दोनों जुड़ के एक हो जाते हैं. एक और ट्रिमेंडस चेंज हमारे सामने आता है, और वो चेंज ये है कि ये स्टेटमेंट जो दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग रखी हुई थी वो आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाती है. अब इसका हम लोग क्राइटेरिया तय करना शुरू करेंगे कि हम किन चीजों पर ध्यान देंगे इस परिवर्तन को करने के लिए. अब यहां आपको ध्यान देना होगा, रिपोर्टिंग स्पीच एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी इसका एक वर्ब है. वर्ब क्या है? सेज, जो हमको टेंस बता रहा है. इस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ध्यान रखेंगे, हमने अक्सर देखा है गलती करते हुए बच्चों को, वो इस पूरे हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. दैट इज ऑल रॉन्ग. ही कैन नेवर बी अ वर्ब, इट इज प्रोनाउन. इट कैन नेवर बी अ वर्ब.
तो ये पूरा सेंटेंस है ना कि वर्ब है, इसका एक हिस्सा जो टेंस बता रहा है दैट इज रियल वर्ब, दैट इज फाइनाइट वर्ब, इट विल बी कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ कभी किसी वजह से दो वर्ब आ जाए तो आपको ये देखना भी पड़ेगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो सकता है कि एक फाइनाइट वर्ब हो, एक नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट कैन नेवर बी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के पास एक टेंस है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में भी एक वर्ब है जो एक टेंस को प्रकट कर रहा है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इसको समझने के बाद अब अगला टॉपिक हमारा है जिसको आप नोट कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन द रियल एस्पेक्ट ऑफ इंटरचेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू मीनिंग एक बार फिर से बात करते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। हमको अकॉर्डिंग टू मीनिंग ही सेंटेंस को देखना है, तो हम कहां से शुरुआत करें? पहले वाले से, असर्टिव सेंटेंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देख लीजिए ध्यान से, आज हमने जो उदाहरण लिया है उसमें भी, उदाहरण में भी हमने जिस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है वो असर्टिव सेंटेंस है। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद assertive sentence। हम लोग assertive sentence से स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, comment if you want the next section of it. If you want to continue, keep liking, keep sharing and keep subscribing the channel. If I get the proper response from you, I will continue this topic. मैं तभी कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।